ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चे आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी के ये बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रैक्चर मैनेजमेंट आप इसको कहें। ठीक है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के या फ्रैक्चर मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो तीन हैं। रिडक्शन, ठीक हो गया, नंबर 2 के ऊपर आ गया स्टेबलाइजेशन, और नंबर 3 पे आ गया रिहैबिलिटेशन। अब इनका मतलब क्या है, पहले लेमैन लैंग्वेज में इनका मतलब समझ लेते हैं। सुबह भी मैंने आपको यह बताया कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोई लॉन्ग बोन है, इस लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हो गया है, और ये एक एंड इधर है और ये दूसरा इधर है, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, दोनों की ऑपोजिट डायरेक्शन है और आपस में अलाइन नहीं कर रहे। तो सबसे पहले मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इन दोनों एंड्स को आपस में रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा, अलाइन करने की कोशिश करूंगा कि ये एक डायरेक्शन में आ जाएं। इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन। अब मैंने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको एक जगह पे तो ले आया, लेकिन अब मैं आगे और क्या कर सकता हूं? ठीक है, आगे मैं इसको स्टेबलाइज करूंगा। स्टेबलाइज कैसे कर सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल मैं इस फ्रैक्चर के इर्द गिर्द प्लास्टर ऑफ पेरिस अप्लाई कर दूं या कोई बैक स्लैब रख दूं। बैक स्लैब से मुराद ये है कि कोई हार्ड सपोर्ट में यहां पे रख दूं, जिसकी वजह से ये डिस्प्लेस्ड बोन्स जो हैं ये अब जो इनको जिनको मैंने रिड्यूस किया है, अब ये दोबारा रीडिस्प्लेस ना हो जाएं। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, ये इसको स्टेबलाइजेशन कहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल था दैट इज रिहैबिलिटेशन। रिहैबिलिटेशन से मुराद ये है कि जब आपने पेशेंट की एक्यूट मैनेजमेंट कर ली, उसकी बोन्स को ठीक कर दिया, तो अब जब आप उसको या तो हॉस्पिटल में एडमिटेड रखते हैं कुछ दिनों के लिए, या फिर आप उसको घर भेज देते हैं, तो इन दोनों केसेस में आपने पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको क्या सिखाना है कि वो अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को, जो उसका जॉइंट, जो उसकी लॉन्ग बोन इफेक्ट हुई है, वो दोबारा वापस हो जाए, वो दोबारा ठीक हो जाए। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रिहैबिलिटेशन कहते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे कोट करूंगा आप सबके लिए कि जो आपका पेशेंट होता है वो आपकी ड्यूटी है फुल ऑन, उसकी जो कैजुअलिटी है, जो उसकी डिजीज है, वो डिजीज होने से लेके जब तक वो रिकवर नहीं करता घर जाके, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो आपको जब भी पेशेंट की मैनेजमेंट बतानी है, आपको हमेशा उसमें फॉलो अप की हेडिंग देनी है कि फॉलो अप में आप उसे क्या देखेंगे, क्या चेक करेंगे, उसे कब कब बुलाएंगे और क्या कहेंगे उसको। ठीक है, चलो अब सबसे पहली हेडिंग को मैं डिटेल में डिस्कस करता हूं, दैट इज नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन के मतलब बच्चे आपको यह पता होना चाहिए कि रिडक्शन यूजुअली दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? ओपन रिडक्शन एंड क्लोज रिडक्शन। क्लोज रिडक्शन से बच्चे बेसिकली मुराद ये है कि हम लोग बोन को जिस जगह पे फ्रैक्चर है उसको सर्जिकली एक्सप्लोर ना करें। अगर अगर ऊपर की स्किन इंटैक्ट है तो हम लोग यूजुअली क्लोज रिडक्शन ही करते हैं। अगर हमें लगता है कि ये क्लोजली स्किन को इंसाइज किए बगैर बोन्स के एंड जो है वो आपस में रिड्यूस हो जाएंगे, तो अब आपने एक याद रखना है कि क्लोज रिडक्शन के अंदर जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि आपकी रिडक्शन को गाइड करती है, दैट इज पेरियोस्टियम ऑफ दैट बोन। और ये आपके प्रॉफ का एमसीक्यू है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है बोन का जो कि बोन की रिडक्शन को गाइड करता है, एनहांस करता है। सो दैट इज द पेरियोस्टियम ऑफ दैट बोन। मैं आप लोगों को समझाता हूं कि इस बात का क्या मतलब है। दूसरी टर्म जो है दैट इज ओपन रिडक्शन। ओपन रिडक्शन से ये मुराद है कि फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा एक लिम्ब है, इसके अंदर ये बोन जो है ये डैमेज्ड है, इसका फ्रैक्चर है, तो सबसे पहले जो इसके ऊपर ओवरलाइंग स्किन होगी उसके अंदर मैं एक इंसिजन दूंगा। इंसिजन दे के ऐसे इसको खोलूंगा और फिर मैं इसको ओपन रिडक्शन इसकी मैन्युअली करूंगा। तो ओपन रिडक्शन है, क्लोज रिडक्शन है। अब आप ये देखें कि क्लोज रिडक्शन में भी जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने कही पेरियोस्टियम है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक लॉन्ग बोन है और ये ऐसे करके इसका फ्रैक्चर हुआ हुआ है, तो आप ये देखें कि बोन की आउटर सरफेस के ऊपर एक लेयर रन करती है, दैट इज नोन एज पेरियोस्टियम ऑफ दैट बोन। ठीक है, अब आप ये देखें कि ये जो आपका फ्रैक्चर है, इसके अंदर जो पार्ट इस बोन का फ्रैक्चर है, जिस तरफ फ्रैक्चर है, जिस तरफ एंगुलेशन आई हुई है, जिस तरफ एक पीक बनी हुई है, वहां पे पेरियोस्टियम नहीं है, वहां पे पेरियोस्टियम प्रेजेंट है, लेकिन फ्रैक्चर साइट के ऑपोजिट जो है पेरियोस्टियम इंटैक्ट है। ये आपको पता चल गया ना? तो ये जो इंटैक्ट पेरियोस्टियम है, इसको आपने यूज करना है एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल टू रिड्यूस द बोन। एक हाथ आपका यहां पे प्लेस होगा, दूसरा हाथ आपका यहां पे प्लेस होगा, और
आप लोग इसको ऐसे फोर्स अप्लाई करेंगे पीछे की तरफ, ठीक है, ऐसे की तरफ, मतलब पीछे की तरफ ऐसे खींचेंगे अपने हाथों से दोनों, ताकि ये दोनों एंड्स आपस में मिल जाएं। और पेरियोस्टियम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगा इस काम में, बोनी फ्रेगमेंट्स को रेगुलेट करने में। ये बात आपको पता होना चाहिए कि जो पेरियोस्टियम होती है वो कनकेविटी की तरफ मौजूद होती है। कन्वेक्सिटी, ये जिस जगह पे फ्रैक्चर साइट है, इस कन्वेक्सिटी की तरफ जो पेरियोस्टियम होगी वो टूटी हुई होगी, ठीक है। एक तो रिडक्शन की हेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेले ने ये वाला हाईलाइट किया है। दूसरी बात बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपकी रिडक्शन है ऐसी बोन्स की जिनके अंदर बहुत सारा फ्रैक्चर है, मल्टीपल टाइप का फ्रैक्चर है। जैसे मल्टीपल टाइप का फ्रैक्चर क्या क्या हो सकता है, मैं आपको एक ड्रॉ करके पहले एग्जांपल बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक लॉन्ग बोन है, ठीक है, और इसके जो एंड्स है ना वो किरची किरची हुए हैं, फ्रेगमेंटेड हैं, बिल्कुल टूटे हुए हैं, ऐसे फ्रैक्चर को हम लोग कहते हैं कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर, ठीक है। कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर या फ्रेगमेंटेड पीसेस ऑफ बोन आर प्रेजेंट हेयर। इस कम्युन्यूटेड फ्रैक्चर के अंदर आपको ये देखना होगा कि आपको ये जो फ्रेगमेंट्स हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो अलाइन हो सकें, क्या आप लोग उसको एक एक पीस को अलग अलग से जोड़ सकें, क्या उनका चंक प्रेजेंट है, वो चंक्स की फॉर्म में, ब्लॉक्स की फॉर्म में प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो बहुत ही छोटे हैं तो जो छोटे छोटे बिल्कुल पार्टिकल्स होंगे उनको आपको रिमूव करना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपको लिम्ब को फिक्स करना होगा, रिड्यूस करना होगा। ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि ऐसे हम लोग पार्टिकल साइज से डिटरमिन करते हैं, पार्टिकल शेप से, कि उसकी कॉन्ग्रुइटी है कि नहीं। कॉन्ग्रुइटी का मतलब क्या होता है, ये देखो कि फॉर एग्जांपल अगर ये एक बोन है और ये नीचे वाली बोन के अंदर ऐसे फिक्स आ जाए, तो ये जो प्रॉपर्टी है बोन की कि उसकी शेप जो है वो दूसरी बोन की शेप के ऑपोजिट हो, तो वो एक दूसरे को आपस में अकोमोडेट कर लेती है, इसको कॉन्ग्रुइटी कहते हैं, ठीक है। कॉन्ग्रुअस होना या कॉन्ग्रुइटी होना। तो बच्चे कॉन्ग्रुइटी आपने चेक करनी होती है कि बोन के जो पीसेस हैं क्या अब उनके अंदर कॉन्ग्रुइटी मेंटेन्ड है या नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यह पता होनी चाहिए कि रिडक्शन के एंड पे जो आपका इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यूज होता है दैट इज एक्चुअली कंपैरिजन। व्हाट कंपैरिजन? कंपैरिजन से ये मुराद ये है, देखें आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी में ये रूल पढ़ा था कि व्हेन एवर देयर इज अ पेयर ऑलवेज कंपेयर। क्या मतलब है इस बात का? वो चीजें जो कि आपके जिस्म में दो दो हैं उनको आपने हमेशा कंपेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बंदे की लेफ्ट साइड की टिबिया का फ्रैक्चर था तो उसको रिड्यूस करने के बाद आप राइट साइड की टिबिया से कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर लेफ्ट साइड की टिबिया का जो लेंथ है वो राइट साइड की टिबिया के बराबर आती है तो इसका मतलब है कि रिडक्शन बिल्कुल ठीक हुई है। लेकिन अगर लेफ्ट साइड की टिबिया जो है वो कंपैरेटिवली, एक जो रफ एस्टिमेट है वो ये है कि 5 सेंटीमीटर से ज्यादा डिफरेंस हो अगर लेंथ का लेफ्ट और राइट टिबिया में, तो इसका मतलब है रिडक्शन जो है वो अच्छी नहीं हुई, ठीक है। ये रफ एस्टिमेट बता रहा हूं मैं आपको 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो आपने लिम्ब्स को आखिर में कंपेयर करना है रिड्यूस्ड लिम्ब को और नॉर्मल लिम्ब को, ये देखने के लिए कि क्या मैंने जो रिडक्शन की है वो सही है या नहीं, ठीक है। और बेसिकली ये सारी बात बता के बेले के ब्लू बॉक्स में इसने बहुत अच्छा एक प्रिंसिपल लिखा है। वो ये लिखा है कि रिडक्शन के बेसिकली दो ही कंपोनेंट्स होता है। एक होता है कि फ्रैगमेंट्स को रिड्यूस करना, यानी कि फ्रैगमेंट्स को आपस में जोड़ना, रिड्यूस करना, और दूसरा एडिक्वेसी देखना कि एडिक्वेसी ऑफ रिडक्शन, के रिडक्शन ठीक भी हुई है या नहीं, या खराब हुई है, कैसी हुई है, ठीक हो गया। ये था बच्चे आपका रिडक्शन की हेडिंग के अंदर जो डिटेल्स आपको कम से कम पता होनी चाहिए, और नोट फॉर्म में ऑर्थो में अक्सर ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने इसके अंदर ये वाली डिटेल्स लिखनी है, ठीक है। उसके बाद है बच्चे कि स्टेबलाइजेशन क्या होती है। स्टेबलाइजेशन के बच्चे बेसिकली दो इंपॉर्टेंट एम्स हैं, इनको आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। नंबर वन, ऑप्टिमाइजेशन। किस चीज की ऑप्टिमाइजेशन? ऑप्टिमाइज करना एनवायरनमेंट को, बोन की एनवायरनमेंट को, बोन की बायोलॉजिकल और मैकेनिकल एनवायरनमेंट को, ताकि वो अच्छी कंडीशंस में हील कर सके। अगर आपने एक रिड्यूस्ड बोन को स्टेबलाइज नहीं किया, उसको कोई सपोर्ट नहीं प्रोवाइड की, तो वो कभी भी अच्छा हील नहीं कर सकेगी, ठीक है। दूसरा एम स्टेबलाइजेशन का है टू मिनिमलाइज डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी को कम करना, कि ऐसे ना हो, अल्लाह ना करे कि किसी बंदे की बोन टूटी, आपने उसको रिड्यूस किया और अब उसकी टांग टेढ़ी ही है, पूरी उम्र के लिए उसकी टिबिया टेढ़ी हो गई है,
तो वो तो जो टेढ़ी बोन होगी वो तो वीक होगी, वो तो फिर टूट जाएगी। तो स्टेबलाइजेशन के ये दो बेसिक एम्स हैं। इसके अलावा बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेबलाइजेशन की टू टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। एक होती है एब्सोल्यूट स्टेबलाइजेशन और दूसरी होती है रिलेटिव स्टेबलाइजेशन। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव स्टेबलाइजेशन आपकी बुक में बिल्कुल क्लियरली लिखी है। अगर आप लोगों को लॉन्ग केस में कोई आरटीए आ जाए, क्योंकि जनरल सर्जरी में अक्सर केसेस पड़े होते हैं आरटीए के, ठीक है, और आरटीए का केस किसी फाइनल ईयर के बच्चे को आ जाए तो वो यही सोचता है कि उसके फाइनल ईयर की तो सर्जरी पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं हुआ, उसको आरटीए का केस आ गया। आपको आरटीए का केस आएगा, आपको उसका फायदा भी होगा अगर आपको ये बेसिक बातें पता होंगी। अगर आपको स्टेबलाइजेशन की टाइप्स पता ही नहीं है तो एग्जामिनर कहां से आपको मार्क्स देके जाएगा, वो तो आपको डिस्टिंक्शन नहीं देगा। तो इसलिए बच्चे ये इन इन लेक्चर्स को इंपॉर्टेंट समझो, इनको मजाक मत समझो। और तो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी जनरल सर्जरी इंपॉर्टेंट है। आपके सीनियर्स आपको बार बार यही कहेंगे ऑर्थो ये करो वो करो, इधर से कर लो उधर से कर लो, जस्ट रीड, बस खत्म, यही आपको एक बात कहनी है। अच्छा, अब आप देखो कि स्टेबलाइजेशन क्या होती है। एब्सोल्यूट स्टेबलाइजेशन से बच्चे बेसिकली ये मुराद है कि आप जो है बोन को रिड्यूस करें, ठीक है, प्रिसाइज उसकी रिडक्शन करें, बिल्कुल एक्यूरेट तरह की, और बच्चे फिर उसके बाद आप जो है कंप्रेशन करें फ्रैक्चर एंड्स की, ठीक है। कंप्रेशन, ये मैं एक लाइन रीड कर रहा हूं बेले से। एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी इज जनरली अचीव्ड बाय प्रिसाइज रिडक्शन एंड कंप्रेशन ऑफ फ्रैक्चर्ड एंड्स। कंप्रेशन से मुराद यह है कि उनको दबा के बिल्कुल आपस में पास ले आए, ठीक हो गया। अच्छा, रिलेटिव स्टेबिलिटी से बचे बेसिकली ये मुराद है कि आपने रिडक्शन तो की, रिडक्शन तो अच्छी की, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मोर और लेस मोबिलिटी प्रेजेंट है बोन के अंदर, ठीक है, वो हार्डली आपने उसको फिक्सेट नहीं किया। कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें ये करना पड़ता है कि रिलेटिव स्टेबलाइजेशन देनी पड़ती है, ठीक है। या फिर ऐसा होता है कि हम लोग बोन को रिड्यूस करके स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन एब्सोल्यूट स्टेबलाइजेशन अचीव नहीं होती। अब एक बात आप लोगों ने बिल्कुल करेक्टली याद रखनी है कि जो एब्सोल्यूट स्टेबलाइजेशन है इसके अंदर जब दोनों बोन्स के एंड ये फ्रैक्चर लाइन है इनको हमने आपस में जोड़ लिया, तो इनको आपस में जोड़ने के बाद जो बोन की हीलिंग होगी वो किस टाइप की होगी, तो वो हमेशा प्राइमरी हीलिंग होगी जिसको हम लोग डायरेक्ट हीलिंग कहते हैं, ठीक है। और रिलेटिव रिडक्शन के अंदर अगर मैंने दो बोन्स को आपस में जोड़ने की कोशिश की लेकिन फिर भी थोड़ा सा गैप जो है वो मुझे इधर मिल रहा है, हल्का सा थोड़ा सा, तो फिर यहाँ पे बच्चे क्या बनेगा, कैलस बनेगा। व्हाट इज कैलस? कैलस जो होता है वो बोनी सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि डेवलप करता है इन द रिस्पॉन्स ऑफ एनी इंजरी टू द बोन, ठीक है। और कैलस डेवलप करने के बाद जो प्रोसेस शुरू होता है बोन हीलिंग का या उसके दौरान, दैट इज सेकेंडरी हीलिंग या इनडायरेक्ट हीलिंग। ये दोनों आपने याद रखना है। एब्सोल्यूट स्टेबलाइजेशन में क्या होता है और इन ये रिलेटिव में कौन सी हीलिंग होती है, दोनों आपको आनी चाहिए। बहुत टिपिकल आप लोगों के ये प्रॉफ के एमसीक्यूज हैं। अब हम बच्चे ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम लोग स्टेबलाइजेशन कॉज करवा सकते हैं। मैं पहले आप लोगों को हेडिंग्स एक दफा बताता हूं फिर उसकी डिटेल बताता हूं। पहला मेथड है कास्टिंग, ठीक है, एंड स्प्लिंटिंग। कास्टिंग एंड स्प्लिंटिंग से क्या मुराद है कि आप लोग किसी लिम्ब के इर्द गिर्द पूरी की पूरी सिलेंड्रिकल कास्ट चढ़ा दें, ठीक है, चाहे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की क्यों ना हो, ठीक है। उसके मैं अभी इसकी टाइप्स आगे फर्दर और सब कुछ बताता हूं। नंबर 2 है मेथड बच्चे ट्रैक्शन का। व्हाट इज ट्रैक्शन? ट्रैक्शन का मतलब यहां पे बनेगा लोड अप्लाई करना, वेट अप्लाई करना, ठीक है। थर्ड जो मैटर आता है, आप लोग वार्ड के अंदर जाएंगे, बहुत कॉमनली पेशेंट की फाइल्स पे लिखा होता है ऑरिफ। व्हाट इज ऑरिफ? ऑरिफ इज एक्चुअली ओपन रिडक्शन। बोन को इंसिजन दे के खोला आपने, या अगर ऑलरेडी लेसरेटेड स्किन थी तो उसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करने के बाद आपने बोन के दोनों फ्रैक्चर्ड एंड्स को रिड्यूस किया और फिर उसकी आईएफ की। व्हाट इज आईएफ? इंटरनल फिक्सेशन। अंदर से आपने उसको जोड़ा पिंस के साथ, स्क्रूज के साथ, वायर्स के साथ। ये मैं आप लोगों को बेसिक बता रहा हूं, ठीक है। अभी मैं हम लोग इसकी डिटेल पढ़ते हैं। उसके बाद बच्चे आप ये देखो कि एक और मेथड है स्टेबलाइजेशन का, दैट इज नोन एज प्लेट्स एंड स्क्रूज, ठीक है। प्लेट्स जो होती हैं बच्चे वो ज्यादा मतलब उसके अंदर स्क्रूज अप्लाई हो सकते हैं। प्लेट्स के अंदर मल्टीपल ऐसी परफोरेशन होती हैं जिसके जरिए आप एक से ज्यादा स्क्रूज को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे जो पांचवा मेथड आता है दैट इज नोन एज इंट्रामेडलरी नेलिंग, ठीक है, इंट्रामेडलरी नेलिंग। इसका क्या मतलब है?
यानी कि बोन के अंदर जो उसका सॉफ्ट पार्ट है, जो उसका सॉफ्ट टिश्यू का कंपोनेंट है, बेसिकली स्पॉन्जी बोन, उसके अंदर आपने कोई बड़ी सी नेल इंसर्ट करनी है, वो भी मैं बताता हूँ। और बच्चे इसके अलावा जो मेथड आपके पास आता है दैट इज एक्सटर्नल फिक्सेशन। एक्सटर्नली आप कोई ऐसा केज अप्लाई करें, कोई ऐसे पेच अप्लाई करें कि सॉरी मैंने पेज लिख दिया है, पेज कह रहा हूँ, स्क्रूज अप्लाई करें कि बोन जो है वो आपस में जुड़ी रहे। और आखिरी मेथड जो है दैट इज आर्थ्रोप्लास्टी। आर्थ्रोप्लास्टी से बच्चे बेसिकली क्या मुराद है, प्रोस्थेटिक एलिमेंट को आपने यूज करना है बोन को स्टेबलाइज करने के लिए। तो 7 मेथड्स मेरे साथ आप रिवाइज करेंगे, कौन कौन से हुए? कास्टिंग एंड स्प्लिंटिंग, ट्रैक्शन, ओपन डिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, प्लेट्स एंड स्क्रूज, इंट्रामेडलरी नेलिंग, एक्सटर्नल फिक्सेशन एंड आर्थ्रोप्लास्टी। ये आपको आने चाहिए, ठीक है। और हर मेथड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी आप लोगों को लाजमी आने चाहिए। अच्छा, अब बच्चे मैं आप लोगों को एक एक कराता हूं और उसके बाद हम लोग आगे मूव ऑन करते जाते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है दैट इज नोन एज कास्टिंग एंड स्प्लिंटिंग। प्लास्टिंग के अंदर बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने आपको दोपहर को भी बताई थी कि कभी भी कोई लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर हो और उसके अंदर आप लोग कंपार्टमेंट सिंड्रोम अप्लाई करना चाह रहे हो, अवॉइड करना चाह रहे हो, प्रिवेंट करना चाह रहे हो, तो उस फ्रैक्चर्ड बोन को रिड्यूस करने के बाद उसके नीचे बैक स्लैब अप्लाई करके उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस अप्लाई कर दें, तो आपका जो बोन होगी वो उसके अंदर हेमरेज होने का चांस कम हो जाएगा, उसका डीप फेशिया में टेंसिलिटी डेवलप नहीं होगी, टेंसाइल नहीं बनेगा, प्रेशर इफेक्ट्स कॉज नहीं करवाएगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम नहीं होगा। तो कास्टिंग के लिए सबसे अच्छी चीज जो है बच्चे वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नंबर 2 पे जो मटेरियल यूज होता है दैट इज फाइबर ग्लास, ठीक है, ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है खास तौर पे फॉरेन कंट्रीज के अंदर। इसके अलावा बच्चे आपको एक रूल पता होना चाहिए, कभी भी आपसे ये रूल पूछा जाए तो आपको इसका मतलब आना चाहिए। ये रूल बच्चे मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि इसका क्या मतलब है। ये रूल पहले आप लोग लिख लीजिए इसी कास्टिंग एंड स्प्लिंटिंग की हेडिंग में। इफ यू वांट अ स्ट्रेट बोन, if you want a straight bone, then you need a bent plaster। इस लाइन का क्या मतलब है? ऐसे भी हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये लाइन दे दी जाए और कहा जाए इसका मतलब बताओ, या एग्जामिनर आपको कहे कि भाई कास्टिंग का प्रिंसिपल बताओ, कास्टिंग का प्रिंसिपल क्या है, तो आपने ये बताना है इफ यू वांट अ स्ट्रेट बोन देन यू नीड अ बेंट प्लास्टर। इसका मतलब क्या है? अब जरा गौर से मेरी बात सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक लॉन्ग बोन है, ठीक है, इस लॉन्ग बोन के अंदर यहाँ पे फ्रैक्चर मौजूद था, ऐसे करके ये फ्रैक्चर मौजूद है, और इसके ऊपर जो बचे पेरिकॉन्ड्रियम है वो यहाँ पे इंटैक्ट है, यहाँ पे उसका थोड़ा सा ब्रेकेज आया हुआ है। अब आप क्या करेंगे कि इसको मेंटेन करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे अप्लाई करेंगे कि ऊपर तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जाएगा ही जाएगा, साथ आप थोड़ा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसे कर देंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस जब आप अप्लाई करते हैं ना तो उसकी शेप को आप मोल्ड कर सकते हैं। जब आप उसकी शेप को मोल्ड करेंगे तो इस जब आप इस तरह नीचे की तरफ उसका प्रेशर अप्लाई करेंगे ना तो बोन ऐसे नीचे की तरफ जाएगी। जब बोन पे ऐसे नीचे की तरफ प्रेशर लगेगा तो यहां से वो जुड़ जाएगी ऊपर वाले एंड से, ठीक है। बिल्कुल इसकी मिसाल ऐसे ही है बच्चे, जैसे मैं आपको कहूं कि आप एक शुगर केन पकड़ें, एक गन्ना पकड़ें, उसके अंदर उसको ऐसे अपने थाइस के ऊपर ऐसे तोड़ें तो उसके जो दोनों एंड्स होते हैं ना वो नीचे से आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। यानी कि आप दोनों के ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई करोगे ऐसे नीचे नीचे, खास तौर पे यहाँ पे, तो दोनों एंड्स आपस में मिल जाएंगे। तो आपको बेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस चाहिए होता है एक स्ट्रेट बोन अचीव करने के लिए। ये बेसिक प्रिंसिपल है प्लास्टर ऑफ पेरिस की एप्लीकेशन का, और ये आपको आना चाहिए। दूसरी जो बच्चे इंपॉर्टेंट टेक्निक थी दैट इज नोन एज ट्रैक्शन, ठीक है। अब आपको सबसे पहले ये वाली बात बताएंगे कि ट्रैक्शन जो है, जो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग वेट या लोड जो होता है वो डालते हैं लिम्ब के ऊपर, उस लोड की वजह से वो लिम्ब जो है उसका फ्रैक्चर हील करता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रैक्शन जो होती है इसका प्रिंसिपल यह है कि ये मेनली रिलाय करती है सॉफ्ट टिश्यूज के ऊपर, सॉफ्ट टिश्यूज की इंटेग्रिटी पे, ठीक है, और पेरियोस्टियम के ऊपर बहुत ज्यादा इसका वो है, ठीक है। यानी कि ये दो टिश्यूज अगर इंटैक्ट होंगे तो ट्रैक्शन का फायदा है। अब इसकी मिसाल क्या देता हूं, अक्सर आप लोग जाके देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये हॉस्पिटल के वार्ड का बेड है, इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि ऐसे एक पुली लगी हुई है, इसके ऊपर पेशेंट जो है वो ऐसे लेटा हुआ है, पेशेंट की टांग यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, टांग ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये टांग है, इसके साथ नीचे ऐसे वेट लटका हुआ है ऐसे करके।
उसका क्या पर्पस होता है कि नीचे की तरफ फोर्स जो जा रही है लोड से, ये एक फोर्स लग रही है और पेशेंट का सॉफ्ट टिश्यू और पेशेंट की बॉडी पे दूसरी फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे जो बच्चे फ्रैक्चर्ड एंड्स होंगे बोन के, वो बिल्कुल इन पोजीशन रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, वो कभी भी अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होंगे और वो आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये ट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है। अब आपको फर्दर बच्चे ये क्लियर होना चाहिए कि ट्रैक्शन की टू टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है बच्चे स्टैटिक टाइप ऑफ ट्रैक्शन, दूसरी होती है डायनेमिक टाइप ऑफ ट्रैक्शन। अब ये चीज बच्चे मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो स्टैटिक और डायनामिक ट्रैक्शन है, तो इसके अंदर बच्चे आपके पास जो कॉमनली आता है, आपकी बुक में दोनों स्प्लिंट्स के नाम लिखे हुए हैं, एक है थॉमस स्प्लिंट और दूसरा है बच्चे आपके पास हैमिल्टन स्प्लिंट, ठीक है। हैमिल्टन ट्रैक्शन जिसको हम कहते हैं हैमिल्टन रसल ट्रैक्शन, और दूसरी है थॉमस। इन दोनों के नाम आप लोग याद रख लें। आपसे एग्जामिनर कभी भी पूछे कि ये इस पेशेंट को किस किस्म की ट्रैक्शन लगी है, तो आपने बताना होगा कि ये स्टैटिक लगी हुई है या फिर ये बच्चे मतलब वेरिएबल किस्म की, डायनामिक किस्म की लगी हुई है। अब ये चीज भी मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो डायनामिक वाली होती है उसके अंदर हम लोग वेट्स जो होता है वो ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है, ऐड ऑन भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो थॉमस स्प्लिंट वाली ट्रैक्शन होती है बच्चे, यूजुअली वो ऐसी नहीं होती। वो बेसिकली एक प्रॉपर कवर होता है जिसके साथ एक ही फिक्स किस्म का लोड लगा होता है, बस, ठीक है। डायनामिक वाली में आप लोग ऐड भी कर सकते हैं, रिड्यूस भी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो तीसरा प्रिंसिपल आता है दैट इज प्लेट्स एंड स्क्रूज। ये चीज मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दूं। अच्छा, ये बच्चे समझने के लिए आप लोगों को एक वीडियो दिखाऊंगा, 1 मिनट के लिए वेट कीजिएगा। जी, ये देखें बच्चे, फिब्यूला बोन दिखाई है, फिब्यूला के अंदर ये कट एंड है, ठीक है, फ्रैक्चर हुआ हुआ है यहाँ पे, ठीक हो गया। अब देखें बच्चे, इसने बोन के पार्ट्स बताए हैं। ऊपर की तरफ ये कॉर्टेक्स है, मेडल्ला है नीचे और फिर कॉर्टेक्स है। यहां से हमने फ्रैक्चर लाइन के, ये देखें ये फ्रैक्चर लाइन है, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर हमने एक होल बनाया है जिसको हम कहते हैं ग्लाइड होल, ठीक है। इस ग्लाइड होल से बच्चे हम लोगों ने स्क्रू डाला है, ठीक है, फिर हमने ड्रिल किया है। फिर इधर से आपका जो एक और होल क्रिएट किया हमने, इसको हम कहते हैं पायलट होल। ऊपर ग्लाइड होल है, नीचे पायलट होल है। अब हमने ये डाल के उसके बाद हम लोगों ने बच्चे इसके अंदर डालना है अपना स्क्रू और इसको फिक्सेट कर देना है, ठीक है। अब ये फिक्स हो गया इसके अंदर अच्छे तरीके से। ये आपका प्रिंसिपल है बच्चे प्लेट एंड स्क्रूज का, ठीक हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो अभी तक क्लियर हो गई होगी। किया बच्चे, बेसिकली हमने क्या है कि कोई भी लॉन्ग बोन अगर हो तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि लॉन्ग बोन का जो आउटर पार्ट होता है दैट इज एक्चुअली कॉर्टेक्स, ठीक है, थिक पार्ट है, और अंदर वाला जो स्पॉन्जी पार्ट है दैट इज स्पॉन्जी बोन, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फ्रैक्चर लाइन है ऐसे करके, तो हमेशा फ्रैक्चर लाइन के परपेंडिकुलर आपने डालना है स्क्रू, ठीक हो गया। ये है बच्चे इसका प्रिंसिपल। और मैंने आपको ये बताया था कि जहां से आप लोग स्क्रू इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइडिंग होल, और जहां पे जाके वो लगता है वो नैरो होल होता है। डालने वाला खुला होल होता है और जहां पे वो एग्जिट करता है स्क्रू, वहां पे वो नैरो होल होता है, उसको हम लोग पायलट होल कहते हैं। ये बेसिक प्रिंसिपल है इसका, ठीक हो गया। इसके अलावा बच्चे आपकी बुक के अंदर ये वाली बात बिल्कुल क्लियरली मेंशन की गई है कि कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक स्क्रू काफी नहीं होता, ठीक है। तो जिनके अंदर एक स्क्रू काफी नहीं होता, यानी कि मल्टीपल जगह पे अगर फ्रैक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि यही एक बोन है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे मुझे फ्रैक्चर लाइन ऐसे ऐसे करके मिल रही है, ये ऐसे डिस्टर्ब सी फ्रैक्चर लाइन है, अजीब सी फ्रैक्चर लाइन है। तो मैं इसके ऊपर बच्चे क्या अप्लाई कर सकता हूं? मैं इसके ऊपर एक प्लेट अप्लाई कर दूंगा। उस प्लेट के अंदर मल्टीपल परफोरेशन होंगी जिससे बहुत सारे जो मेरे स्क्रूज होंगे वो फिक्स हो जाएंगे। तो प्लेट एंड स्क्रूज का जो प्रिंसिपल था वो मैंने आपको दिखा दिया। चौथा जो बचे प्रिंसिपल है दैट वाज इंट्रामेडलरी नेलिंग, ठीक है। इंट्रामेडलरी नेलिंग भी मैं आप लोगों को शो करता हूं। ये देखिए, एक सेकंड बच्चों, जी, ये देखें बच्चे आप लोगों के सामने स्क्रीन पे ये शो हो रही है, वीडियो मैंने प्ले कर दी है। ये देखें टिबिया का फ्रैक्चर, टिबियल शाफ्ट का फ्रैक्चर है, ठीक है। साथ ही साथ ये देखें इंसिजन इसने दिया है एंट्री साइट पे,
टिबियल ट्यूबरोसिटी के आसपास, उससे ऊपर बल्कि एक गाइड पिन डाली है अंदर की तरफ, टिबिया के अंदर गई है वो, ठीक है, इसने गाइड किया रास्ता। अब आप ड्रिल पास करेंगे, टिबिया की कॉर्टेक्स से मेडल्ला के अंदर जाएगी ये, और ड्रिल कर दिया इसने पूरी बोन के अंदर। जब पूरी बोन के अंदर इसने ड्रिल कर दिया है, अब आप गाइड वायर दोबारा डालेंगे फ्रैक्चर साइट के अंदर देखने के लिए कि वो वहां पे पहुंची है या नहीं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक फ्लेक्सिबल शाफ्ट रीमर डालना है। व्हाट इज अ रीमर? रीमर एक ऐसी चीज है जो कि इस नैरो स्पेस को खोलती है, थोड़ा खोलने के लिए रीमर यूज होता है, ठीक है। अब आप एक अप्रोप्रिएट नेल लेंगे और इस नेल को इंसर्ट कर देंगे टिबिया के मेडलरी कैनाल के अंदर। तो जो आपका पूरा शाफ्ट का फ्रैक्चर है वो सेटल हो जाएगा, और आप इस नेल के ऊपर स्क्रूज अप्लाई कर देंगे ताकि ये डिस्प्लेस ना हो सके। ये थी बच्चे आपकी इंटरनल मेडलरी, इंट्रामेडलरी बेसिकली फिक्सेशन। अब आप लोगों को न्यू लिंक भेज रहा हूं, जल्दी से वापस आइएगा।